नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मोदी सरकार पार्ट 1 के समय से पूरे देश को अच्छे दिनों का इंतजार था। पार्ट 1 के बाद मोदी सरकार पार्ट 2 भी आ गई, लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। ना तो युवाओं के अच्छे दिन आए, ना महिलाओं के और ना ही किसानों के। अब आए भी हैं तो महंगे दिन। महंगे दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश भर में इस समय पेट्रोल डीजल के दाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार 2 सप्ताह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पहली बार देश में पेट्रोल ने 3 अंकों का आंकड़ा छुआ है, क्योंकि देश के कई राज्यों में प्रति लीटर 100 रुपए से भी ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार को सप्ताह के उस दिन को अच्छा दिन घोषित करना चाहिए जिस दिन पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई की मार की वजह से बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगाई के दिन हैं। लेकिन वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से आमजन परेशान है। पिछले लगातार 2 सप्ताह से दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिलहाल यूपीए के समय से आधी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी हैं। तो देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 2 सप्ताह का वक्त गुजर चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मोदी सरकार पर लगातार हमला बोला जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार ये भी बोल रहे हैं कि यूपीए की सरकार में ऐसा नहीं था, यूपीए की सरकार में ऐसा नहीं था जब 3 अंकों का आंकड़ा पेट्रोल डीजल के दामों ने छुआ हो, क्योंकि मौजूदा वक्त में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पूरे देश में इस समय प्रदर्शन कर रही है। आम लोग परेशान हैं। पेट्रोल की मार इस समय पूरे देश पर पड़ रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार लगातार अच्छे दिनों का वादा करती थी। मोदी सरकार जब पार्ट 1 बनी, ना तो उस समय लोगों को कोई राहत मिली और ना ही मोदी सरकार पार्ट 2 में लोगों को कोई राहत मिल पा रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान बॉर्डर पर हैं, इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीनों का वक्त किसानों को भी गुजर चुका है। ना तो किसानों के अच्छे दिन आए हैं, ना ही युवाओं के अच्छे दिन आए हैं। युवा पकौड़े तलते हैं सिर्फ रोजगार के लिए, और वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 12 से 13 दिन का वक्त गुजर चुका है। लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। विपक्ष अपनी भूमिका यहां पर निभा रहा है। कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है, जिसका खामियाजा लोगों को इस समय भुगतना पड़ रहा है। बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जब सरकार का बजट आया था, तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और मोदी सरकार पर हमला बोला है। अच्छे दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन जब पेट्रोल की मार इस समय पड़ रही है तो महंगे दिन पूरे देश में इस समय दिखाई दे रहे हैं। यूपीए की सरकार में ऐसा नहीं था, ये कांग्रेस का कहना है, लेकिन मोदी सरकार में इस तरह की महंगे दिन देखने को मिल रहे हैं। ना तो मोदी सरकार के पार्ट 1 में कोई राहत लोगों को मिली थी और ना ही पार्ट 2 में कोई राहत इस समय मिल पा रही है, जिसका खामियाजा भी कई जगह पर देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर भी लगातार इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। सभी विपक्षी पार्टियां लगभग इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जब तेल की कीमतें घट जाएंगी, जिस दिन तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, उस दिन अच्छे दिन घोषित कर दिए जाएं, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। आम लोग जो हैं उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि बजट से सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती हैं मिडिल क्लास को भी होती हैं। और इसी मुद्दे पर बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। नेहा दुआ बीजेपी नेता हैं, सुजाता पाल कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख नेहा जी आपका करूंगी।
पूरे देश में इस समय कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर ये आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। जी, आपने मेरा नाम थोड़ा सा गलत लिया, नेहा शालिनी दुआ है। जी जी, मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो ये रेट बढ़ रहे हैं, इसका सरकार के हाथ में ये रेट बढ़ाना नहीं होता। ये ऑयल अथॉरिटी होती है, तेल अथॉरिटी, वो ही इसके रेट तय करती है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी सरकार इसके ऊपर बार बार ये कदम उठा रही है कि किस तरीके से ये रेट कम किए जाए। इसके लिए उसने अपने शासित, मतलब हमारे जो भाजपा शासित राज्य हैं, उन सब से कहा है कि आप अपने वैट जो है उसको कम कीजिए, क्योंकि आम आदमी को इससे डायरेक्ट फायदा होगा। उसको वैट जो लगता है, जो राज्य सरकारें, हर राज्य में सरकारें अपना वैट भी लगती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, इस वजह से तेल जो है वो महंगा लोगों तक तेल और पेट्रोल जा रहा है। तो हमारे कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी है, चाहे असम हो, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, और एमपी है। यहाँ पर जो है असम में सारे जो वैट है वो हटा दिया गया है, जिसकी वजह से वहां तेल और पेट्रोल की डीजल के दाम जो है वो कम है। ये कोशिश हमारी बाकी राज्यों में भी है, जो हमारे शासित राज्य, और बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य है उनसे भी अपील है कि आप केरला में, आप क्या कहते हैं, पंजाब में, और आप राजस्थान में वैट ना लगाएं, जिस वजह से आम आदमी को उसकी मार ना झेलनी पड़े, जो पेट्रोल और डीजल महंगा है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट जो होता है, यहाँ अर्थशास्त्री तो है नहीं, और मैं भी कोई अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई है, तो मैं उस पर आपको बता रही हूँ कि फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है वो 7%, देश का इस वक्त 7% चल रहा है जीडीपी का। फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि हमारे खर्चे देश के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आमदनी हमें नहीं हो रही, रेवेन्यू जो है वो सरकार इकट्ठा नहीं कर पा रही। वो इस वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राहत पैकेज दिया था, वो कोरोना से राहत पहले भी तो पैकेज ऐसे ही था हालात थे। कोरोना से पहले 12 भी तो ऐसे ही लाख हालात थे करोड़। ना नेहा जी। कोरोना से पहले भी तो ऐसे ही 12 हालात थे ना। लाख एक बार पहले करोड़ भी सुन हुआ था लीजिए, जब तो पेट्रोल कोरोना डीजल के तो दाम पूरी बढ़े थे। दुनिया में आया है ना। नहीं नहीं, कोरोना हाँ। तो पूरी दुनिया में आया ना। हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत में तो स्पेशली नहीं लॉन्च किया कोरोना। तो हमारा जो राहत पैकेज था कोविड का, वो हमारे जीडीपी का 10% था, जो सिर्फ अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों ने अपनी जीडीपी का 10% कोविड रिलीफ फंड में दिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10% कोविड रिलीफ फंड में कितना दिया था? 20 लाख करोड़ रुपया ये कोविड रिलीफ फंड में दिया गया। इसी वजह से कोविड से रेवेन्यू पहले भी ऐसे जनरेट हालात थे नहीं हो नेहा जी। पाया। मेरी बात सुन पैसे लीजिए, आप नहीं, मेरी नहीं बात सुन नहीं लीजिए। नहीं। कोविड से पहले भी ऐसे हालात थे ना। कोविड से पहले भी ऐसे हालात थे जब लगातार तकरीबन 40-50 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे थे। उससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ये पहले हालात 3 आंकड़े वाले नहीं हाँ। थे। हम अभी भी बाकी राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि आप लोग अपना वैट हटा दीजिए। अगर आप वैट हटा देंगे तो डेफिनेटली है कि लोगों को इससे राहत मिलेगी, लोगों को डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलेगा, वापस 50-60 रुपए पे आ जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकारें लगा रही हैं, ये उनकी गलती है ना। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, केरला हो गया, इन सब से भी हमारी अपील है ये तो राज्य आपने सरकारों कांग्रेस और से कि आम अपना आदमी वैट पार्टी के राज्य घटाएं, गिना दिए। जिससे ये तो जनता। ये तो मैं आपने तो कांग्रेस के अपने राज्य वालों गिना को दिए भी कह सारे। रही हूँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो हमारी तो सबसे अपील है कि सभी करें, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों से भी स्पेशली अपील है कि आप भी अपने दाम घटाएं, अपना वैट हटाएं, जिसका फायदा जो है वो आम जनता को मिले। ऐसे ठीक है, जाके शोर ठीक है, मचाना ठीक है, कि ठीक है हाय सुजाता डायल जी। महंगाई, ठीक है, डायल ठीक है महंगाई। सुजाता जी। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहती है? यूपीए सरकार में भी तो दाम बढ़ते थे ना पेट्रोल डीजल के। एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल पर कांग्रेस के शासनकाल में 9 रुपए 48 पैसे थे, और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में 32 रुपए 98 पैसे है। एक्साइज ड्यूटी डीजल पर कांग्रेस की सरकार में 3 रुपए 56 पैसे थे, और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में 31 रुपए 83 पैसे हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं जा सकती क्या? और जब हम बात कर रहे हैं वैट की, तो इसमें हमने तो पहले ही कहा था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले लिया जाए। क्यों नहीं किया सरकार ने?
आज जिस तरह से 100 का आंकड़ा पार किया है, यही भारतीय जनता पार्टी है जो बता रही थी कि 400 रुपए का सिलेंडर बहुत महंगा है, 800 रुपए, 1000 तक भी गया, आप जानते हैं। तो ये सारे सस्ते इनको दिख रहे हैं। तो हर चीज का जस्टिफिकेशन अगर ये अपने तरीके से करना चाहे तो ये इनकी मर्जी है, मगर नहीं वो तो कह रही है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में वैट कम नहीं किया जा रहा है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में वैट कम नहीं किया जा रहा है। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कम किया जाए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है और कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं है ना, बिहार में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक ले, नहीं है ना, अभी करा तो नहीं है आपने। 100 रुपए तक जाने क्यों दिया? अगर अपनी देखिए, आप बीच में मदद करिए। ठीक है, नेहा जी कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए, उनका जवाब ले लेते हैं। हमने बोला है कि हमने असम में कम किया, हमने नॉर्थ ईस्ट के 2 सारे राज्यों में कम किया, हमने मध्य प्रदेश में कम किया और बाकी राज्यों को भी अल्टीमेटम दिया कि भाई आप लोग भी कम कीजिए। लेकिन हमारी ये उम्मीद कांग्रेस शासित राज्यों से भी है कि वहां पर भी ये शोर मचाने की बजाय जनता को राहत दे, वैट जो है वो घटा दे, जिसका सीधा साधा असर आम जनता की पॉकेट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उनको इसका फायदा मिलेगा अगर ये वैट नहीं लगाएंगे तो। ये हमारी बस अपील है इन लोगों से। जवाब दे रही हैं वो, बोलने दीजिए उनको। हाँ, मैं एक्साइज ड्यूटी पे भी जवाब देती हूँ। देखेंगे तो आज महंगाई का विकास जो ट्रेंड क्योंकि 227% एक्साइज ड्यूटी जो है इन्होंने बढ़ाया जब से ये सरकार में आए हैं। तो भाई ये तो विकास, जिस तरह का की सरकार से ये विकास क्या है, ये जीडीपी को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये सही कह नहीं है कि इन्होंने थोड़ी बहुत जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स जो थोड़ी नॉलेज होती है ना, वो डेंजरस होती है। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, शी हैज प्रूव्ड दैट। क्योंकि आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी ये बढ़ा लोगों को प्रताड़ित। ठीक है, जीडीपी पर बाद में आएंगे, पहले एक्साइज ड्यूटी का जवाब उनसे ले लेते हैं। जीडीपी की बात बाद में कर लेंगे। मैं जीडीपी की बात नहीं तो कर रही हूँ, अभी आते हैं, पहले एक्साइज ड्यूटी का जवाब उनसे ले लेते हैं। कुछ कह रही हैं जी। एग्जैक्टली 2020 से आज की डेट पे क्या है, $63 प्रति बैरल। तो आप 63 और 64 इसी रेट पे चल रहा है। इफ आई एम श्योर कि 64 या 63 ऐसे ही कुछ है। आप मुझे बताइए, जब इतना ज्यादा क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई 18.38 से बढ़कर 64 और 63 ये हो जाता है प्रति बैरल डॉलर। तो आप बताइए कि एक्साइज ड्यूटी में कहाँ क्या किया जाए? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी हुई है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। हम सिर्फ सुजाता जी, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, मोदी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। ये कि हम वैट, हमारे हाथ में वैट घटाना है जो हमारे शासित राज्य घटा रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना होगा और इसका जवाब मैं आगे लूंगी, क्योंकि देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेते, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बजट से लोगों को उम्मीदें थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है लेकिन आम लोगों को राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है। सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे होगा, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, ये बीजेपी नेता का कहना है। कांग्रेस फिर भी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। क्या फायदा उस प्रदर्शन का, क्या फायदा प्रधानमंत्री के पुतले फूंकने का? यहाँ पर आप कांग्रेस के प्रवक्ता पर बैठी हुई है जो झूठ बोल रही है कि मैंने कहा है सरकार के हाथ में, मैंने कहा है सरकार के हाथ में अंतर्राष्ट्रीय आपने कहा सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। आपने अभी कहा सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। आपने अभी कहा सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा अभी कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता है यहाँ पर जवाब देने के लिए, वो बैठी है जवाब देने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता को बैठाया मैंने यहाँ पर, जवाब देने के लिए बैठी है यहाँ पे। आपसे सवाल पूछा तो आप साफ तौर पर कह रही कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और मेरा सवाल आपसे नहीं था। नेशनल मार्केट में तेल बड़े घटे, हम सरकार उससे कोई लेना देना। हाँ तो वही तो है, तो आपने वही कहा है, आपने जवाब वही दिया है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सुजाता जी जवाब दीजिए, प्रदर्शन करने का क्या फायदा देश भर में? प्रदर्शन करने से कुछ होगा क्या? पेट्रोल डीजल के दाम खत्म होंगे क्या? कुछ नहीं कर सकती सरकार, क्रूड ऑयल में कुछ नहीं कर सकती, घटा नहीं सकती। तो आप यहाँ पर इनके एजेंट बन के मत बैठिए, आप झूठी बातें मत फैलाइए कि मैंने क्या कहा है। मैंने सरकार का किसी का कोई बनकर नहीं बैठा है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर कोई किसी का एजेंट नहीं है। आपको बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बुलाया है, उनको कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बुलाया है। एजेंट यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, आप जवाब दीजिए। आपने खुद कहा है अभी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सुजाता जी बोलिए, आऊंगी आपके पास, आपको जवाब नहीं सुनना, अब आपको जवाब आऊंगी आपके पास। पहले उनको तो सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास, पहले सुन लीजिए ना उनको। पहले आप बोल चुकी है ना, एक बार सुन ले उनको। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती, आप झूठ बोलिए। एक तो बीजेपी प्रवक्ताओं को भाषण देने की आदत ज्यादा होती है, हर जगह मंच समझ लेते हैं। आप लोगों को कांग्रेस से तलवे चटने की आदत पड़ी हुई है। बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलिए, जवाब क्या देना चाहती है? बोलिए, आप बोलिए, क्या है सरकार के हाथ में, क्या है सरकार के हाथ में? मार्केट में सुन लीजिए ना, फिर सुन लीजिए। हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए। नेशनल मार्केट में जब तक तेल बढ़ता घटता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करती है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होता, सरकार के हाथ में नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल बढ़ाना या घटाना। ये मैंने कहा, ना कि ये कहा कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर सकती ना, अंतर्राष्ट्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती ना, वही बोला मैंने भी, सरकार वही बोला मैंने भी। अंतर्राष्ट्रीय आप दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार एक बार सुजाता जी से उनका जवाब लेते हैं, एक बार उनका जवाब ले लेते हैं। आती हूँ आपके पास, आती हूँ। बोलिए, प्रदर्शन करने से क्या होगा, क्या फायदा? झूठ नहीं फैलाने दूंगी मैं। एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, आऊंगी ना आपके पास आऊंगी ना, एक बार उन्हें सुन ले पहले। वेलकम। आपके अकेले बोलने से डिबेट नहीं हो जाएगी ना, दूसरों को भी सुनना पड़ेगा ना। करो बात, कोई बात नहीं। यहाँ पर सब लोग हैं तो एक एक करके सबको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुनाइए। ठीक है, बोलिए सुजाता जी, क्या होगा प्रदर्शन करने से? सुजाता जी गुप्त आवाज से सुनाई दे रही, या तो उनका ठीक। सुजाता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मुझे बोलिए। आ रही है। बोलिए। मैं ऐसे
ऐसे नहीं मैं डिबेट कर सकती, नहीं मुझे आवाज सुजाता जी की आएगी तो मैं कोई जवाब आएगी ना नहीं दे आवाज, सकती। आ जाएगी आप तक आवाज। थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बोल रही है, एक बार चुप होकर सुन लीजिए ना उनको, बोल रही हैं, बोलिए हाँ, आप। तो आप लोगों ने आवाज ही काट रखी है, तो मैं जवाब सुनूंगी तो जवाब दूंगी कैसे? आपकी आवाज नहीं काट रखी है, आप सुनेंगी एक बार तब ना, मेरी सुनने नहीं, की आदत तो मेरी रखिए कम से कम। मेरी नहीं, आपने उनकी आवाज बंद उनकी कर रखी उनकी है, आवाज आपने नहीं मुझे काटी है, सुनाई नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार सुन लीजिए चलिए, उनको। आपको मेरी आवाज आएगी। बोलिए। मैं कह रही हूँ कि इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली बिल्ली खम्बा नोचे। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय रेट जो है उसकी वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात बता देती हूँ, जब वो सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि इस सरकार को शासन करना नहीं आता। अब प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं ये पिछली सरकारों के कारण है। तो ये पहले पता लगा ले, स्टडी कर लिया करे। और अर्थशास्त्र इन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा, ये इन्होंने खुद कहा और ये सही कह रही है। और लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अब मैं इनको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो प्राइस था 2013 में क्रूड ऑयल का, वो था $109, आज है $62.92। ये तो फर्क है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अगर डबल नहीं है तो उससे कुछ कम है। उस वक्त 74 रुपीज प्रति लीटर पेट्रोल बिकता था और आज 90 रुपए 19 पैसे और उससे बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक। जवाब मैं डेटा के साथ बता रही हूँ, बिना चेक करे ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं बताती। दूसरा, डीजल की रेट जो है आप जानते हैं, ये पहली बार भारत में हुआ है कि डीजल जो है वो पेट्रोल को पार कर गया। इनका विकास यही है। डीजल के रेट 2013 में जब $109 था प्रति बैरल, उस वक्त डीजल प्रति लीटर था 45 रुपए। आज जब $62.92 है प्रति बैरल, तब ये रेट क्या है? ये 100 के आसपास घूम रहा है, 80 और 90 के बीच में आज है। तो आप मुझे बताइए कि पिछले साल से अब तक का ये जो डेटा दे रही हैं, इसमें ये कितना बड़ा झूठ बताने की कोशिश कर रही हैं। एक तो रेट को लेकर, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मार्केट के प्राइस को ये बता रही है, जबकि प्रधानमंत्री जी पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पिछली ठीक है, जवाब ले सरकारों लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री यहाँ पर नहीं है कोई भी। ठीक है, अर्थशास्त्री यहाँ पर कोई नहीं है, जितनी जानकारी है उतना ही बोलेंगे। उनसे जवाब ले लेते हैं इस बात का, उनसे जवाब ले लेते हैं, बोलिए। यहाँ आपने कान अच्छी तरह साफ नहीं किए हैं सुजाता जी, क्योंकि मैंने जो कहा था वो आपने अच्छी तरह सुना नहीं। मैंने कहा फिस्कल डेफिसिट, यहाँ कोई अर्थशास्त्री हो तो ये बहुत अच्छा रहता, लेकिन नहीं है। तो ये हम लोगों को भी इतना थोड़ा ज्ञान, ये कहा था कि हम लोगों को भी इतना तो ज्ञान है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि देश के खर्चे ज्यादा और आमदनी बिल्कुल नहीं, रेवेन्यू बिल्कुल जनरेट नहीं होता। इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं कर लगाती है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि देश की इकोनॉमी से क्या कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। आज सब जो है सारे दुनिया बता रही है कि हमारी वी शेप में इकोनॉमी बढ़ रही है। हर जगह आप पढ़ सकते हैं, आपके एनडीटीवी वाले ही बता रहे हैं, चलो आप चेक कर लो। आप अच्छा बोलते हो कि हमने किसी को, हमने प्रोग्रेस क्या करी, हमने, हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है? अरे आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के राज में 5.5 रुपए प्रति लीटर टैक्स होता था पेट्रोल पे, आज जो टैक्स है वो 34 रुपए प्रति लीटर है। मैं टैक्स बता रही हूँ, टैक्स के बारे में बताइए। नेहा जी एक मिनट, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, आवाज कट रही है, एक बार उनको सुन लीजिए, फोन कीजिए। बोलिए, बोलिए सुजाता जी, बोलिए। देखिए मैं नहीं हूँ कि जो टैक्स है कांग्रेस के शासन काल में 5.5 रुपए प्रति लीटर था। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के समय में पेट्रोल पर टैक्स जो है, मैं केवल टैक्स के बारे में बात कर रही हूँ अब, 34 रुपए प्रति लीटर है। तो टैक्स क्यों बढ़ा है? इसी को तो हम कह रहे हैं ये मोदी टैक्स है। इस टैक्स को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? और जिस प्रकार
कोविड काल में ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं नेहा जी से, इसका जवाब ले लेते हैं। मोदी टैक्स बताया जा रहा है, ठीक है, वो सब कहाँ है? आवाज ही नहीं आ रही, जवाब क्या दूंगी? ठीक है, जवाब बाद में लूंगी। एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। और मोदी टैक्स किसको बताया जा रहा है, इसका जवाब ब्रेक के बाद लेंगे। छोटा सा ब्रेक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और बात करेंगे आज के दूसरे बड़े मुद्दे की। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर पहुंची। यहां पर किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उस पर एहसान करती है, मुझे उसका पूरा एहसास है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया है। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है, उन्हें अपमानित किया गया है, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया। और पीएम मोदी ने तो पूरी संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया, किसानों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा। प्रियंका गांधी ने यहां पर राकेश टिकैत को याद करते हुए कहा कि टिकैत की आंखों में आंसू थे, तब पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने गन्ना के बकाये के भुगतान का वादा किया था और किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नेहा जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी और सुजाता जी भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लगातार हैं। सुजाता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, प्रियंका गांधी महापंचायत में पहुंची हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? दिखाने का कुछ भी नहीं रह गया। जो दिख रहा है वो पूरी दुनिया देख रही। हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है, उनके मान सम्मान को केवल ठेस पहुंचाया जा रहा है। उनके स्वाभिमान को तार तार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उनका मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी जी आज जिस महापंचायत में गई थी मुजफ्फरनगर में, वो उन कई महापंचायतों के जो कड़ियां हैं उसमें एक है। और चारों तरफ आप देख रहे हैं
कि किस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। क्योंकि सरकारों को चुना जाता है जनता के द्वारा, जनता के पास अधिकार होता है वे जिस भी सरकार को चुने, लेकिन हमारा अधिकार नहीं होता नेता होने के तौर पर कि हम किसी का भी अपमान करें कि उसने किसको वोट दिया, ये या कौन क्या अपमान किया किसानों का क्या अपमान किया सरकार ने? उनको परजीवी बताना, उनके बीच में ये बताना कि आंदोलन जीवी है, और दूसरी तरफ एक कंफ्यूज्ड व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये एक क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि ये एक पवित्र आंदोलन है। अगर पवित्र आंदोलन है तो बात क्यों नहीं कर पा रहे? और आपको एक और बात बताऊं कि जो मीटिंग्स इनकी हो रही है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि आप बदलाव करिए और 18 बदलाव के लिए सरकार तैयार हुई, उसके बाद किसान भाइयों ने कहा कि आप इसको वापस ले लीजिए और दूसरे कानून ले आइए बातचीत करने के बाद। तो सरकार का जो खबरें आ रही है वो ये है कि सरकार केवल चाहती है कि किसान पीछे हट जाए और किसान ये बात ना कहे। ठीक है, इस पर बाद में आएंगे कि किसान पीछे हटेंगे। ठीक है, किसान पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, इस पर बाद में आज आएंगे। और नेहा जी, आपसे मेरे दो सवाल है। एक तो ये आंदोलन पर और आंदोलन जीवी परजीवी का जो मतलब है वो लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, उसको समझा दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कांग्रेस का आरोप, प्रियंका गांधी का आरोप। जी, किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे सुन के ही बड़ी हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले बयान में जब परजीवी और आंदोलन जीवी कहा, वो साफ तौर पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को कहा। उन्होंने किसानों को बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी। एक एक करके सुजाता जी, एक एक करके उनको सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए पहले, एक बार आवाज कटेगी वरना। आंदोलन, उन्होंने यही कहा कि किसान आंदोलन इतना पवित्र था, लेकिन उन्हें इस आंदोलन को ये परजीवियों ने और आंदोलन जीवियों ने मिलकर खराब किया। अब परजीवी कौन है? ये कांग्रेस वाले। आंदोलन जीवी कौन है? जो लोग कहीं भी आंदोलन चल जाता है वो लोग आके अपनी दुकान वहां पे खोल लेते हैं और कहते हैं कि चलो हम भी आ गए तुम्हारे साथ हैं, चाहे उनको उसका। सुजाता जी, आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके, वरना आवाज नहीं आएगी, आवाज किसी की भी नहीं आएगी। सुन लीजिए उनको एक बार। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर परजीवी और आंदोलन जीवी का मतलब समझा दिया था। अब रही बात किसानों की, क्या आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस, के हमने किसानों का अपमान कैसे किया है? पहले बताइए। ये किसानों को कभी हमने कोई गाली दी नहीं, हमने कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं। उनका कहना यह है देशद्रोही उनको कहा जा रहा है। नेहा जी, उनका कांग्रेस का कहना यह है कि खालिस्तानी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। उनका कहना यह है। वही मैं बोलने लगी थी। मैं बोलने लगी थी, आपने बोल दिया। अब ये बात सुनिए, खालिस्तानी किसको कहा जा रहा है? एमओ धालीवाल बीच में आता है, सिख और वाला जो है, ये लोग आप लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? आप खालिस्तानी है, कांग्रेस ये बताते हैं कि खालिस्तानी कांग्रेस है। हमने खालिस्तानियों को खालिस्तानी जो आपके किसानों के आंदोलन में अपने झंडे उठा के खड़े होते हैं, शकील इमाम की रिहाई की बात करते हैं। कौन है आपके हिसाब से खालिस्तानी? एक मिनट सुजाता जी, सुन लीजिए पहले, उनको सुन लीजिए। नेहा जी, खालिस्तानी है कौन आपके हिसाब से? खालिस्तानी कौन है? हमारे हिसाब से खालिस्तानी है, लेकिन जो मिर्ची लग रही है समझ नहीं आ रहा कांग्रेस क्या सोच रही है कि कांग्रेस को, क्योंकि वहां पर विपक्षी पार्टियां भी पहुंच रही है ना। अरे भाई, हम नहीं कह रहे हैं खालिस्तानियों को खालिस्तानी कह रहे हैं। जो यहाँ पे किसान आंदोलन में खड़े होके झंडे लगाते हैं सिख और जस्टिस के लिए, एमओ धालीवाल बीच में पॉलिटिक्स, अरे सुनी नहीं रही है। सुजाता जी, सुन लीजिए एक बार उनको, आऊंगी आपके पास, एक बार सुन लीजिए उनको। आपने सवाल पूछा था, वो जवाब दे रही हैं, उनका जवाब तो सुन लीजिए एक बार। आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे तो कैसे जवाब दिया जाएगा? तो सुजाता जी, एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस, सबको पता है कांग्रेस किसानों के समर्थन में है, सबको पता है प्रियंका गांधी पंचायत में पहुंची है जो कि किसानों की पंचायत है। अब एक बार सुन लीजिए उनको।
जी, तो यहाँ खालिस्तानियों को ही खालिस्तानी कहा जा रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ शर्जिल इमाम के नारे लगाते हैं, जो यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सबको पता है, जो पंजाब को तोड़कर खालिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर आप उनका अभी भी साथ देते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का साथ क्यों देती है। इस वजह से हमें ठीक है, सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं। नेहा जी एक मिनट, ठीक है, उनसे जवाब ले लेते, वरना आवाज कटेगी, दोनों साथ में बोलेंगे तो। इन्होंने तो मुझे बोलने नहीं दिया बीच में, मेरे तो स्पष्ट एक बार इनको सुन लेते हैं, आपका जवाब देना चाह रही है वो। क्या बोले नेहा जी आपका जवाब देना चाह रही है वो, उनको सुन लेते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, मेरे को जवाब तो देने नहीं दिया। बोलिए। मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भाई ना कोई तर्क है जो ये बातें कह रही है, ना कोई फैक्ट है। क्योंकि अगर चलिए मैं इनकी बात मानती हूँ, बातों नहीं होते हैं। सिख फॉर जस्टिस के नारे नहीं लगे, मोदी को गाली देने। एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ पाएगी दोनों की, एक एक करके बोलिए, कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं, शर्जिल इमाम की रिहाई के नारे नहीं लगे, आप बताइए। और यहाँ पर खालिस्तान के नारे आप कैसी बातें कर रही है? सारे मीडिया चैनल ने दिखाया, फेवरेट चैनल एनडीटीवी ने भी दिखाया था, फिर भी आप लोग नहीं माने। तो अब हम क्या कहें? आप झूठ बोल रही हो तो आपको और ज्यादा सफाई नहीं दे सकते। हम किसानों को सफाई देंगे जी। अगर तथ्य कांग्रेस के पास है तो उनको सुन लेते एक बार, अगर तथ्य उनके पास है तो देख लेते ना क्या तथ्य है, बोलिए। मानती हूँ आपने कहा कि ये खालिस्तानी वो खालिस्तानी, आपने नाम गिनाए, ठीक है, मान लिया। अब मुझे बताइए कि जो बाकी किसान बैठे हैं जिनसे आप वार्ता कर रहे हैं, उसमें राकेश टिकैत भी है। अब आप राकेश टिकैत से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कई डिबेट आपके साथ हो चुकी है और आपने कई बार कहा है कि राकेश टिकैत जो है उनके बारे में आपने बहुत सारे अपशब्द पहले भी कहे हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए, वो भी आपकी नजर में राकेश टिकैत ही सिर्फ किसान नेता है? दो बातें बताइए तो सही, दो बातें बता दीजिए ना। मैं सिर्फ दो बातें पूछ रही हूँ। मैं आपकी तो पूछ रही हूँ, आपकी नजर में सिर्फ किसान नेता। पहले इनका सवाल होने दीजिए नेहा जी, पहले उनका सवाल तो पूछने दीजिए। दो सवाल पूछ रही हैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हैं, उनका जवाब दे देना आप। पहले उनका सुन लेते हैं ना सवाल, उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी। इन्होंने कहा कि हमने टिकैत आपको गालियां दी, ये सब का अपशब्द कहे। पहले तो दिखाएं कि सब अपशब्द कहे, किसने कहे हैं, प्रूफ के साथ बोले, ऐसे हवा बातें ना करें। दूसरा मैं बोल रही हूँ कि इनके लिए किसान नेता सिर्फ टिकैत किसान नेता है, हमारे लिए तो बाकी यूनियन वाले भी किसान नेता है ना, हमारे लिए तो वो किसान नेता भी है जो आज हमारा। नेहा जी उनका सवाल सुनेंगे आप? उनका सवाल एक बार सुन ले तो जवाब ठीक से दिया जाएगा। एक बार उनका सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। काजल जी बोलिए। ऐसा है कि अगर ये सवाल, मैं तो इन्हीं की बात पे जा रही हूँ कि मोह धालीवाल खालिस्तानी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा सफाई नहीं दे सकते। सफाई तो इन्हें देनी पड़ेगी, सरकार में है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जब ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी आपको क्या नहीं, मुझे तमाम वो किसान नेता दिख रहे हैं जिनको जो नरेंद्र तोमर जी ने बुलाकर जिनसे बातचीत करे। ये बता दें कि अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं उस बात पे या नहीं है, सरकार के साथ खड़े हैं या नहीं। जिनको सरकार ने बुलाया वो तो किसान है या वो नहीं है? उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो किसान है ना। अगर उनसे बातचीत करी जा रही है तो समाधान नहीं ढूंढा गया। मैं तो केवल इनसे ये पूछ रही, ये कह रहे हैं कि आप सफाई नहीं देंगे, यही तो ये कह रहे हैं, ये अहंकार में डूबे हुए हैं, इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठ के आप कुछ भी झूठ बोल लेंगी। ठीक है, नेहा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अहंकार में सरकार डूबी हुई है, उनका आरोप है अहंकार में सरकार डूबी हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ सुजाता जी, पहले तो आप यहाँ बैठ के झूठ कैसे बोल रही हैं? तब हमने कहा कि हम किसानों से बात नहीं करेंगे, कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे ही नहीं है, आपके उन्होंने साफ ये बात बोली तो एक कॉल की दूरी है। उन्होंने मन की बात में भी कहा, दूसरी और बातों में भी कई बार स्पष्ट रूप से कहा कि एक फोन कॉल की जरूरत है। तो क्या हमारे नेहा जी फोन कौन करेगा? नेहा जी फोन कौन करेगा? ये दूरी जो है ये तो समझा दीजिए एक बार। नेहा जी ये जो दूरी है ना, कांग्रेस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस दूरी को लेकर। फोन कॉल करेगा कौन? प्रधानमंत्री की तरफ से कॉल आएगा या फिर किसान कॉल करेंगे? ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री जी, कोई बंदा अपील करता है कि आप एक कॉल तो कर दीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बातें
सुनने के लिए तैयार है, पहले से ही सुन रहे हैं और कई जगह हमने आपकी बातें मानी भी है। तो आप बताइए, इतने बड़े ओहदे पे होके अगर वो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं किसानों से, हमारे किसान भाइयों से कि एक फोन कॉल कर लीजिए, तो इसमें क्या करिए प्रधानमंत्री। नेहा जी, आपको क्या लग रहा है किसान फोन नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है नेहा जी? किसानों को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाके, जैसे किसान आंदोलन आपने जैसे देखा होगा चक्का जाम, वो बिल्कुल फ्लॉप शो रहा। वो क्यों फ्लॉप शो रहा? क्योंकि पहले आम आदमी की जो संवेदना थी वो भी किसान नेताओं जुड़ी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद और बाकी सभी विपक्षी पार्टियों के ठीक है सुजाता जी, कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप है। कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप है और किसान आंदोलन को राजनीतिक प्रायोजित बताया गया है शुरू से अब तक। ये राजनीति से ही अब प्रेरित रहे। सुन लीजिए नेहा जी, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए उनका जवाब। बोलिए दीजिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी को सामने आने की जरूरत ही क्या होती अगर सरकार समाधान ढूंढ लेती। मगर अगर देश में एक भी व्यक्ति प्रताड़ित हो तो भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में हो तो उनकी जिम्मेदारी होती कि वो उस वक्त की सरकार को बताती कि आप गलत कर रहे हैं। आज अगर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोक नहीं सकती और बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर राजनाथ सिंह जी गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर 2013 में गए थे और उन्होंने राकेश टिकैत जी के साथ मंच को साझा किया और यूपीए की सरकार पर सवाल दागे थे, तो उसको हमने कभी भी नहीं कहा कि गलत है, क्योंकि वो विपक्ष में थे। राकेश टिकैत का तो बैकग्राउंड भी कांग्रेस से बताया जाता है। सुजाता जी राकेश टिकैत का तो बैकग्राउंड कांग्रेस से बताया जाता है। राकेश टिकैत का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस से बताया जाता है। उसको मत भूलिए आप, नहीं उसको मत भूलिए आप, उसको भी सामने रखना पड़ेगा। आपको एक बात क्लियर कर दूं, मुझे सुजाता जी के लॉयर है जो कि अगर है तो मुझे एक बात बताइए कि आपकी पार्टी किसानों को क्यों गुमराह कर रही है? क्या उनको नेहा जी पहले सुन लीजिए ना, उनको पहले सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो लोकतंत्र की, जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश लोकतंत्र है और हमारे देश की जनता जो है वो किसी भी पार्टी को वोट भी दे सकती है। आज बीजेपी, कल कांग्रेस और फिर भाजपा भी हो सकता है। दूसरी बात, देश संविधान से चलता है और आपको, मुझको, हम सबको, आप पत्रकार हैं मगर आपको भी जो है राजनीति में आने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। आपको ये भी अधिकार है कि आज आप किस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में जाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी अधिकार है। तो मैं इनको ये बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अब वोट देता है तो वो राजनीतिक ही होता है और लोकतंत्र राजनीति से ही चलती है, क्योंकि राजनीति ही एक सरकार बनाती है। तो ये विषय नहीं है आर्ग्यूमेंट का। तो हमने कहा, एक मिनट, हमने क्या कहा है कि राकेश टिकैत जी इलेक्शन ना लड़े? हम तो कह रहे हैं कि उनकी शुरू से मंशा इलेक्शन लड़ने की है। आए और प्रॉपर तरीके से लड़े ना, बकायदा हमारे पैसे 2 बार भर चुके हैं लेकिन फिर भी हार गए, तो हमने उनको नहीं रोका। पर राजनीति नेहा जी मेरा सवाल आपसे है, नेहा जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, समय की भी कमी है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। पहले भी कई दौर की वार्ता किसान संगठनों के साथ सरकार की तरफ से हो चुकी है, कृषि मंत्री उसमें खुद शामिल होते हैं। अब आगे क्या पहल होगी इस आंदोलन को खत्म करने की सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो पहल प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है किसानों से कि एक फोन कॉल की दूरी है, और अगर वो ठीक है, लेकिन फोन कॉल की दूरी है ये अभी किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। अब कॉल करेगा कौन, प्रधानमंत्री करेंगे या फिर किसानों की तरफ से किया जाएगा? कब मसला खत्म होगा अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन में है, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।